हेलो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बोर्ड एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हमने इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ये यहाँ तक क्वेश्चन का एकदम अच्छी तरह से डिटेल एनालिसिस पोस्टमार्टम कर चुके थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से इस सब अब हम यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आईबीपीएस पीओ में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है, ये कोर्स पूरा बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। मतलब आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, क्लर्क का एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर वो बैंकिंग से रिलेटेड है तो ये कोर्स उसके लिए पूरा वैलिड है और वो ये कोर्स पूरा ए टू जेड कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ से आप पूरा अपना अर्थमेटिक के पोर्शन में से बोट एंड स्ट्रीम का पोर्शन आप यहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। इसलिए मैंने क्वेश्चंस को एकदम लेवल वाइज़ सेट किया हुआ है कि पहले ईज़ी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम टैकल करेंगे, उसके बाद हल्के से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस को, फिर हल्के से ऊपर लेवल के क्वेश्चन को, फिर कुछ क्वेश्चन मैंने मेंस के डाल दिए हैं। मतलब कि पूरा, क्योंकि आपका प्री क्लियर तो हो जाएगा, बट असली कंपटीशन कहाँ स्टार्ट होती है? मेंस में होती है। तो कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप मेंस के अरिथमेटिक पार्ट में कुछ क्वेश्चन को बना पाओगे ईज़िली। ओके? इसलिए मैं बताऊँ, इसमें इस वीडियोज़ में, मतलब इस सीरीज़ में मैंने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं ना, बस आपको एक काम करना है, उतने क्वेश्चन आपके दिमाग में रटे होने चाहिए पहले। मैं अगर आपको रात को जगा के भी मैं पूछ दूँ, भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को दिखाओ। मतलब क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरा आप तरीका देखा करिए कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करता हूँ, कौन सी लाइन को रीड करता हूँ, कौन सी लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कौन से स्टेप मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद मैं कौन से स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। ये चीज़ जैसे ही आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको ये पता चलेगा कि हमारे टीचर्स जब हमें पढ़ाते थे तो वो किस तरीके से उस स्टेप को एनालाइज़ करके और कौन-सा तरीका वो लगाते हैं। इससे आपको बहुत मदद हो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसका इनिशियल स्टेप पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है? चलिए देखते हैं। अब हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये क्या दिया हुआ है? A ship traveled upstream from point A to point B and then returned the downstream to point C, which is exactly halfway between A and B. सबसे पहले इस इतने लाइन को देख के आप समझने की कोशिश करिए, क्या बोल रहा है वो। ठीक है? ट्राई करिए। ये वो बोलना क्या चाहता है, ठीक है? अब मैं आपके लिए कुछ डायग्राम बनाना चाहता हूँ। ध्यान से आप डायग्राम्स देखिए। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये क्या बोला है, एक शिप है जो ट्रैवल करती है अप स्ट्रीम में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इतनी बात समझ में आई कि कोई एक नाव होगी या शिप होगी जो अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है? सबसे पहले मैंने इतनी लाइन पढ़ी, मैं सबसे पहले इतनी लाइन को विजुअलाइज़ करना स्टार्ट किया दिमाग में। ये है, यहाँ से यहाँ तक का मैं डिस्टेंस की मैं बात करूँ, ये पॉइंट मेरा ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है? इतना हुआ। इतना होते ही यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है एंड देन रिटर्न द डाउन स्ट्रीम टू पॉइंट सी। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको क्या लगा, अप स्ट्रीम लगा होगा। ये जब यहाँ से यहाँ तक गया होगा इस डायरेक्शन में, उसको क्या लगा? उसको लगा अप स्ट्रीम। ठीक है? और जब वो यहाँ तक पहुँच गया बी तक, जब वो बी तक पहुँच गया, तो अब उसको याद आ रहा है कि मुझे अब रिटर्न करना है डाउन स्ट्रीम में पॉइंट सी तक। अगर मैं बात करूँ डाउन स्ट्रीम में वो पॉइंट सी तक जाएगा, ठीक है? तो ये लाइन से मुझे ये समझ में आया डाउन स्ट्रीम में पॉइंट सी तक वो यहाँ भी बीच में जा सकता है, हो सकता है ए के आगे भी चला जाए। ये सबसे पहले दिमाग में बात आएगी कि जब वो पॉइंट सी तक उसको जाना है, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, पर कितना जाएगा ये हमें पता होना चाहिए।
तो यहाँ पास एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है, विच इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले ए बिटवीन का मतलब क्या होता है, ए और बीच के बीच में जो आधा दूरी होगा वो पॉइंट होगा सी। ए और बी के बीच में जो आधा दूरी होगा वो पॉइंट को हम लेंगे सी। ठीक है? तो यहाँ पास से अगर मैं पॉइंट सी की मैं बात करूँ, तो यहाँ से मिडिल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, ये होगा। ये अगर मेरा मिडिल डिस्टेंस होता है, तो मिटा दूँ यहाँ। यहाँ पास मेरा जो मिडिल डिस्टेंस है, ये पॉइंट होगी सी। ये पॉइंट मेरी सी होगी सी। और यहाँ से वो यहाँ तक आ रहा है। ओके? तो मतलब कि यहाँ से ट्रैवल किया और ये यहाँ से यहाँ तक डाउन स्ट्रीम में आया पॉइंट सी तक, जो कि एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस है। तो जब ये एग्जैक्टली इसका हाफ डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाउन स्ट्रीम में आया, इधर 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 डाउन स्ट्रीम में आया। तो मतलब कि ये ऊपर वाला मेरे पास क्या है, अप स्ट्रीम है, अप है, और ये वाला मेरे पास क्या है, डाउन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, अप स्ट्रीम में कौन सा है, डाउन स्ट्रीम में कौन सा है, और डिस्टेंस कितना लिया है और कहाँ पास ये आएगा। इतना चीज समझ में आ गई डायग्राम से। अब हम इसके आगे देखें, तो मुझे एक चीज पता है, जब ये डिस्टेंस आधा किया है, इसके जब ये मिडिल में आया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हाफ वे। हाफ वे का मतलब होता है किसने आधा दूरी कवर की है डाउन स्ट्रीम में। तो मैं अप स्ट्रीम की मैं बात करूं, ये डी प्लस ये डी कितना हो जाएगा, 2D। और ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया, तो इसने कितना कवर किया होगा, 1D कवर किया है। तो मतलब इनके डिस्टेंस के रेशियो की मैं बात करूं, 2:1 होगा कि नहीं। कैसे 2:1 होगा वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये पूरी दूरी 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर पूरी दूरी 2 है, ठीक है, और मैं सिर्फ आधी दूरी कवर किया हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मैंने सिर्फ 1 यूनिट कवर किया, ये 1 यूनिट का बच गया रिमेनिंग। मैंने जो कवर किया 1 यूनिट किया, और ये पूरी दूरी का जो डिस्टेंस था वो 2 था। तो मतलब मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगी, 2:1 की रेशियो आएगी कि नहीं डिस्टेंस के लिए, ये बताइए। इतनी बात समझ में आ रही है। जब पूरी दूरी का लेंथ 2 मीटर था और ये 1 मीटर कवर किया, तो मतलब डिस्टेंस मेरे पास जो रेशियो आएगी 2:1 में आएगी। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस हो जाएगी 2 और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस हो जाएगी 1। तब इससे मुझे ये पता चला कि यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। ठीक है? यहाँ से जब मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब साफ-साफ होगा, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। मैं क्या निकालूँगा? डिस्टेंस। जैसे ही मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहा, तो मुझे पता चल गया 2:1 का क्या आएगा, डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। जैसे ही मुझे पता चला 2:1 डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन में ध्यान से देखा, तो मैंने आगे जब क्वेश्चन को रीड किया, तो मुझे ये पता चला द टोटल टाइम टेकन इज 28 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द स्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, y is equal to 10 किलोमीटर पर आवर, and the ship still water speed is 34 किलोमीटर पर आवर। x की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 34 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। अगर मैं x प्लस वाई निकालूँ तो कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मैं निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, 44। और मैं यहाँ से अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालूँ तो x माइनस वाई, x माइनस वाई मैं कर दूँगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24 आ गई। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। और अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, मतलब इधर मैं अप का और डाउन का, स्ट्रीम का रेशियो लेना चाहूँ, तो कितना रहे, 44 और 24। तो मतलब कि यहाँ से 24:44 होगा। होगा कि नहीं होगा? और मैं जब इसको कैंसल आउट कर दूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास? मेरे पास जो रेशियो बच जाएगी वो हो जाएगी 6 और 11।
ये मेरे पास आ जाएगी 6 और ये मेरे पास आ जाएगी 11। मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कटने के बाद मेरे पास आ गई दिस। तो यहाँ पास मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड का रेशियो लिख सकता हूँ। अप स्ट्रीम का स्पीड का कितना आई है 6 और यहाँ पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई है 11। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आराम तरीके से हमने ये चीज़ लिख दिया। अब मैं क्वेश्चन में ध्यान से देखूँ, तो मैंने तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है लगभग क्वेश्चंस का। बस अब मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ, टोटल टाइम टेकन 28 आवर्स। ये लाइन मुझे दिखा, तो मुझे ये पता चला मैंने डिस्टेंस निकाल ली है, स्पीड निकाल ली, पर मेरे पास टाइम तो कुछ है नहीं कि जिससे मैं इसको कंपेयर कर सकूँ। जब मैंने ये लाइन देखी तो मुझे ये याद आया कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। तो अगर मैं यहाँ पास डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? टाइम आएगा। बताइए टाइम आएगा क्या? तो यहाँ पास से मैं टाइम लिख सकता हूँ अपना। मैं अगर यहाँ पास से टाइम लिखना चाहूँ, मैं इन दोनों को क्या करूँगा? डिविज़िबल कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, क्या आया मेरे पास? 1/3 आ गया और जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 1/11 और जैसे ही मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई? 11:3। ये मेरे पास टाइम की जो आएगी फाइनल वैल्यू आ गई। ये मेरे पास यहाँ पास आ गई टाइम। अब मैं इस टाइम की वैल्यू को ध्यान से देखूँ, ये 11 प्लस 3 कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ 28 दिया तो ये डिविजिबल हो पा रहा है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ, मैंने सही किया है क्वेश्चन। क्योंकि ये वैल्यू अक्सर क्वेश्चन में 90% चांसेस ये रहती हैं कि ये वैल्यू इसको एग्ज़ैक्टली डिवाइड करती है। ठीक है? तो मैं बेसिकली अब बात करूँ तो मेरे को ये पता चल गया है कि ये जो 24 दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी 14 की। जिससे मुझे ये पता चला 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है? मुझे वैल्यू ये निकालनी है, तो ठीक है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है? मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 आवर्स। 1 की यूनिट कितनी हो जाएगी? 2। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ये निकाल के लिखना चाहूँ, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 आवर्स और मैं यहाँ से इसको लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 22 आवर्स। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। और हमसे क्या पूछा है? हमें वो डिस्टेंस को फाइंड करना है जो बिटवीन ए और बी में लगा हो। तो ए और बी में डिस्टेंस कितनी है? हमें नहीं पता है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हमें तो डिस्टेंस बोल ही रहे हैं। जब डिस्टेंस बोला है हमें फाइंड करने के लिए, तो हम फ़ॉर्मूला भी किसका लगाएँगे? डिस्टेंस का लगाएँगे। तो मैंने लिखा डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जब मैंने स्पीड इंटू टाइम लिखा तो मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्पीड कितनी है। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये अप स्ट्रीम में जा रही थी कि डाउन स्ट्रीम में जा रही थी जब वो ए से बी जा रही थी तो? तो मैंने ये नोटिस किया कि हमसे पूछा है ए से बी में जाने का डिस्टेंस कितना है और यहाँ पास ए से बी जाने का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे उसकी स्पीड जो है अप स्ट्रीम में है। और हमारे पास यहाँ पास अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 44। मेरे पास अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अप स्ट्रीम की स्पीड ये नहीं, ये देखिए। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे पास? 24। कितनी है? 24 है। तो मैं क्या करूँगा? 24 लिखूँगा यहाँ पास। अप स्ट्रीम का टाइमिंग कितना है? अप स्ट्रीमिंग का टाइमिंग कितना है? 22 आवर्स। मैं क्या करूँगा? इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और जैसे ही मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास फाइनल डी की वैल्यू आ जाएगी 528। 528। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एकदम जैसे कि क्लर्क के मेन एग्जाम में या पीओ के प्री लेवल में आराम से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं।
क्या सेम टू सेम उठा के दे देगा आपको क्लर्क के मेन एग्जाम में। समझ रहे हो? इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और थोड़ा-सा लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट करो। क्योंकि क्वेश्चन में सब चीज़ दिया रहता है भाई, बस हमें उसको देख के डेटा को इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। उस डेटा को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन ये करके दिखाएँगे सारे बच्चे। क्या बोल रहा है? साफ-साफ बोल रहा है, एक बोट है जो कवर करती है 396 kilometer downstream in 9 hours, while the boat B covers the 320 kilometer downstream in 10 hours. If the ratio of the still water speed of a boat A to that of boat B is 5:3, find the speed of stream. तो कुछ नहीं, मुझे एक चीज दिख रही है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें हम देखेंगे तो मेरे को साफ-साफ एक चीज़ लिखा दिख रहा है। क्या चीज़ मुझे दिख रहा है? ये मेरे पास है डिस्टेंस, ये है मेरे पास टाइम, ये मेरे पास है डिस्टेंस, ये है मेरे पास टाइम। स्पीड निकाल लूँ क्या? अगर मैं बोट ए की बात करूँ, बोट ए है, वो जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? अगर मैं 396, ये देखिए इधर, अगर मैं निकालना चाहूँ इसकी डाउन स्ट्रीम की ना, तो मैं क्या करूँगा, 396 डिवाइड बाई 9 मुझे करना है, एक बार वैल्यू आ जाएगी, और एक बार वैल्यू मुझे क्या करना है, 320 डिवाइड बाई 10 करना है। ये तो दिमाग में आप लोगों को कर लेना है। तो पहले वाले को जब हम डिवाइड करेंगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44, ये यहाँ पास आ जाएगा 44, यहाँ पास आ जाएगा 32, ये मेरे पास आ गई। तो पहले वाला जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा था, वो बोट ए था, इसलिए मैंने ए लिख दिया है, और यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड थी तो मैंने लिख दिया है वाई, और मैं बात करूँ तो ये कितने में जा रहा है, 44 में। ठीक है, 44 में हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, वाइल बोट बी कवर द 3 डाउन स्ट्रीम में जाएगी, 10 घंटे में जाएगी, तो मतलब कि ये भी कितने में जा रही है, एक्स ऑफ बी प्लस वाई इज इक्वल टू 32। मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी हुई है। उसके बाद मुझे ये बता रहा है रेशियो क्या दिया है, स्टिल वाटर के स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट बी की मुझे ये वैल्यू दी हुई है, 5 और 3 की वैल्यू दी हुई है। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट लिख लूँ क्या, एक्स ऑफ ए इज टू एक्स ऑफ बी की वैल्यू मैं लिखूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, 5:3। अब मेरे पास ये 2 है और यहाँ पास 2 तो रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले दिमाग लगाइए। 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेंगे। 2 इक्वेशन इधर दिया है और यहाँ पर 2 तो रेशियो दी हुई है 2 चीज़ की। मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, मैं ले लूँगा डिफरेंस। तो मैंने जब यहाँ पर डिफरेंस लिया, मुझे वैल्यू मिल गई 2, और जब मैंने यहाँ बस डिफरेंस लिया, तो मुझे क्या मिला? अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो रहा है? 12 हो रहा है क्या? ये हो जाएगा हमारा 12। ओके, ये आ गई। अब हम ध्यान से इसको देखेंगे तो ये भी मैंने क्या लिया है? डिफरेंस लिया है। एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी मैंने किया, इसका रेशियो और इसका रेशियो माइनस किया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और मैंने यहाँ पास भी क्या किया, एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी किया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो मैं क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्या? मैं चाहूँ तो इन दोनों को इक्वेट कर दूँ। ये इसका 6 टाइम होता है, तो यहाँ पास से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? यहाँ पास से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 18, और यहाँ पास से जो वैल्यू मेरे पास आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। अब क्वेश्चन में पूछते क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
स्ट्रीम की हमें क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो जैसे ही मैं ये एक वैल्यू इसमें रख दूँ और यहाँ पर से जाके सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। अगर मैं x ऑफ a की वैल्यू देखूँ, ठीक है? नहीं, नहीं, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया इसकी वैल्यू x ऑफ a और x ऑफ b की वैल्यू निकल गई है। इस वैल्यू को मैं कहाँ पास रखूँगा तो स्ट्रीम की मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू ले जाके पुट किया, मतलब कि मैंने क्या किया? मैंने किया x ऑफ a प्लस y था इज़ इक्वल टू 44 दिया हुआ है। x ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई है। तो मैं यहाँ से y निकालने के लिए 44 में से माइनस कर दूँगा 30, तो मेरे पास y आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, इतना पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए आराम से एकदम धीरे-धीरे आहिस्ते से मैंने ये क्वेश्चन को आपके दिमाग में घुसा दिया। आप लोगों को पता भी नहीं चला। समझे? जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा था, 2 नाव दी हुई थी। मेरे पास 2 बोट दी हुई थी। जो 2 बोट दी हुई थी, यहाँ पास मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटा-सा एक ठो। मेरे पास जो एक पहली बोट थी, बोट ए थी और मेरे पास दूसरी बोट थी, जिसका नाम था बी। जब बोट ए थी और बोट बी थी और दोनों किसमें चली थी डाउन स्ट्रीम में? ये भी डाउन में चल रही थी, ये भी डाउन में चल रही थी। दोनों का डायरेक्शन क्या था? सेम था। ये भी इस तरफ जा रहा था, ये भी इस तरफ जा रहा था। तो मतलब कि मैं बात करूँ तो यहाँ पास भी x प्लस वाई था, यहाँ पास भी x प्लस वाई था। बट दोनों को अगर मैं ऐसे ले लूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ a, मैं इसको ले लेता हूँ b। अब मुझे पता चल जाएगा ये दोनों डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे। बट कितना? ये तो इनका क्या हो गया? ये तो मुझे इसकी स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि इनका अगर मैं देखूँ तो स्पीड इसका निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम किया। मतलब कि ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू मैं इक्वल टू यहाँ रख दूँ, इसको डिवाइड कर दूँगा तो तब मेरे पास आ जाएगी 44। और यही पास सेम काम मैं करूँ, इसको मैं यहाँ पास लिख के इसको डिवाइड कर दूँ तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 32। समझे? ये दोनों की वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से डिफरेंस ले लिया 2, इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया 12। तो मुझे ये पता चल गया 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, जैसे इसकी वैल्यू हो गई 6, इसकी वैल्यू हो गई 30, इसकी वैल्यू हो गई 18, ये मिल गया, ये मिल गया मुझे। मुझे क्या करना था, स्ट्रीम फाइंड करना था, तो मैंने इसकी वैल्यू ले जाके 30 में से यहाँ से मैंने 30 माइनस कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया 40। इतना काम करना था। एग्ज़ामिनेशन में आपको बस इतनी ही चीज़ें करनी थी। इसको आप यहीं पास से काट देते। मैं बताऊँ एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखना ध्यान से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करता? वो टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? मैंने देखा सबसे पहले, मैं एग्ज़ाम में क्या करता, मैं एग्ज़ाम में सबसे पहले ये क्वेश्चन देखता, यहाँ से मैं काटता 36, 36 में से चला जाएगा फिर 36 यहाँ पास से आ जाएगा 44, यहाँ से 0 से 0 से कट गया, मेरे पास कितना मिल गया 32 मिल गया, यहाँ पास मेरे को मिल गया 44 मिल गया। जैसे ही मुझे 44 मिला, ये दोनों का मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, यहाँ पास वैल्यू आ गई 12, यहाँ की वैल्यू आ गई 2, तो 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी तो ये वैल्यू 30 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 18, 18 और 30 का मेरे पास वैल्यू आ गया तो 30 हो जाएगी, तो 44 में से मैं 30 को जैसे ही माइनस कर दूँगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 14। मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बस ये स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। समझ में आई बात? इतनी ही स्पीड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर। और ये चीज़ आप कब कर पाओगे? जब आप मेरी इस शीट को मल्टीपल टाइम्स लगा कर प्रैक्टिस करके रट लिए होगे सारे क्वेश्चन। कि अगर इसी पैटर्न में कोई और क्वेश्चन आप लोग को दे, बस डेटा चेंज किया रहे, तो आप लोग उसको बना ना पाओ, तो आपके लिए बहुत बेकार बात है। आपको अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए। ठीक है?
इसलिए ऐसा मत करना, बना लेना। प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो यार एग्ज़ाम निकालना है तो कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन आपके प्रैक्टिस और मेहनत से ही हो सकती है सही। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता भाई एसबीआई पीओ कितनी सैलरी देती है? 21 लाख रुपए की सैलरी रहती है। 21 लाख की इसकी सीटीसी रहती है एसबीआई पीओ की साल। इसके पहले 21 पॉइंट समथिंग रहता था, अब हो गई है पूरी के पूरे 21 लाख रुपए। समझ रहे हो? भाई काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है 21 लैक्स रुपीज़ की सीटीसी। कोई भी तुमसे पूछेगा भाई कितने की पैकेज है? 21 लाख, 21 एलपीए की सीटीसी। भाई बताने में बहुत अच्छा लगा। और हम लड़के हैं, हमसे तो यही पूछा था कितना कमाते हो बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, क्या बोला इस क्वेश्चन में? ये एसबीआई पीओ का 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताएंगे। ओके, बताइए फटाक से बताइए। इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं क्या? डाउनस्ट्रीम of port A is 150% of this of the upstream of port B. Find the ratio of the still waters of A. कोई बात नहीं, मैं ये बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? मैं आप लोग को इसके पहले एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जब भी बोट होगी, व्हेन द बोट आर सीलिंग इन द सेम वाटर, मतलब जब भी दो बोट होगी और सेम पानी में चलेगी, उनकी स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, एक ही नदी है, मान लो गंगा रिवर है, ठीक है, उसमें आप एक बोट चला रहे हो और एक बोट आपका दोस्त चला रहा है। दोनों लोग सेम रिवर में चला रहे हो तो दोनों की स्ट्रीम की स्पीड तो सेम होगी। जो पानी की फ्लो ऑफ रिवर रहेगी, फ्लो ऑफ रिवर वो तो सेम रहती है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है? मेरा ये कहने का मतलब है, when when two boats are sailing, when two boats are sailing in the same water, sailing in the same water। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? देन द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड द अप स्ट्रीम स्पीड एंड द सम, मतलब कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम डिफरेंस लेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड का और अप स्ट्रीम स्पीड का, और स्टिल वाटर में हमेशा सेम होती है। मतलब कि इसका मतलब ये होता है, मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर से आप देख के समझिए। इसका मतलब ये होता है, देन द डिफरेंस then the between difference between the downstream and downstream speed and upstream speed, upstream speed and still water, upstream speed and still water
सेम होती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है मेरे पास, एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है? ये मेरे पास आ जाता है, ऐसा होता है। ये स्टेटमेंट को आप सबसे पहले याद रखेंगे। जब भी 2 बोट जाएगी सेम रिवर के पानी में, तो उनका जो डिफरेंस होता है बिटवीन डाउन स्ट्रीम का स्पीड का और अप स्ट्रीम स्पीड का, तो हमेशा ये ऐसे रहता है। क्योंकि हमें हमेरा हमारा मतलब कि हमारा जो स्ट्रीम रहता है वो वैल्यू कट जाती है। कैसे कट जाती है ये देखिएगा। कैसे कटती है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, क्या चीज़ सेम रहती है, कैसे रहती है, सब चीज़ लेके बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा बस आप लोग, ठीक है? यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ x, यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ y, और मैं यहाँ पास क्या लिखता हूँ x प्लस वाई, और मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ x माइनस। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, इस वैल्यू को मैं एग्ज़ाम्पल लेके एडजस्ट करके आप लोगों को तक बताता हूँ। जैसे कि हमारे 2 बोट रहेगी, एक बोट रहेगी A, दूसरी बोट रहेगी B। तो मैं इनकी स्पीड की मैं बात करूँ, 75 और 30 ले लूँ क्या? यहाँ मैं ले लेता हूँ 75 वैल्यू, और यहाँ मैं ले लेता हूँ बोट की वैल्यू 30, ठीक है? स्ट्रीम की मैं बात करूँ तो स्ट्रीम क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि सीलिंग इन द सेम वाटर में जा रहे हैं, तो स्ट्रीम की स्पीड मुझे क्या लेनी पड़ेगी? सेम लेनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोगों के क्वेश्चन में दिया है, मैं यहाँ ले लेता हूँ 7, मैं यहाँ ले लेता हूँ 7, मैं यहाँ ले लेता हूँ 7, ठीक है? मैंने y की वैल्यू ले ली 7। तो अब मैं इनको ऐड करके यहाँ पास लिख सकता हूँ क्या? ये दोनों को वैल्यू को अगर मैं ऐड करके यहाँ पास लिखूँ तो कितना आ जाएगा? 82। ये वैल्यू की हो जाएगी मेरे पास 82, और अगर मैं ये दोनों को ऐड करके लिखूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 37। ये वैल्यू हो गई 37, और x माइनस वाई की वैल्यू मैं लिखूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 38। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 38, और जहाँ पास इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 23। कितनी आ गई? 23। यहाँ पास मैंने लिख लिया 23, ठीक है? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक मैंने इनकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है कि x का स्पीड इतना था, x का इतना था, y का इतना था, इसके अकॉर्डिंगली मैंने ले लिया है। 2 केसेस मैंने लिए हैं। ये बोट A का केस है, ये बोट B का केस है, ठीक है? ठीक है? ये मैंने एग्ज़ाम्पल लेके आप लोग को बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो सेम एक चीज़ आप लोग को दिख रहा है कि ये क्या वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है? इन द सेम स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है? इन द सेम स्ट्रीम। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? अगर आप ध्यान से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर मैं इन दोनों का डिफ़रेंस ले लूँ तो कितना आएगा? इन दोनों का डिफ़रेंस मैंने लिया तो कितना आ गया? 45। इन दोनों का मैंने डिफ़रेंस लेने गया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? फिर से 45 आ गई। अगर मैं इन दोनों का डिफ़रेंस लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? फिर से कितनी आ गई? 45। यही चीज़ मैं यहाँ पास लिखा हूँ, बस खत्म, टाटा बाय-बाय। बस यही चीज़ मैं यहाँ पास लिखा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को जब भी कोई भी चीज़ दिया रहेगा सेम स्ट्रीम में जा रहे हैं, अगर आप लोग को बोल दे बोट ए की स्पीड इतनी है और बोट बी की स्पीड इतनी है स्टिल वाटर में, तो अगर मैं आप लोग से पूछूँ वो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? सेम होता है। इसका डिफरेंस भी सेम होगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में भी जाएँगे तब भी डिफरेंस सेम होगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जाएँगे तब भी डिफरेंस सेम होगा इनका। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर रिज़ल्ट आपके सामने है। मतलब इसका क्या हुआ, जब भी व्हेन द 2 बोट्स आर सेलिंग इन द सेम वाटर,
then the difference between the downstream speed and the upstream speed and the still water speed are same. Downstream speed, upstream speed, speed of a still water are same. समझ में आई बात? इसका कहने का ये मतलब है जब भी ऐसा होता है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू x माइनस y। शॉर्ट ट्रिक्स में आप इसको ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज याद रखना, इसको ऐसे बॉक्स में लिखना, ये x, ये वाली चीज होगी y, ये वाली चीज होगी x प्लस y, ऐसे याद रहेगा, ज्यादा बेटर तरीके। क्या रहती है? इक्वल रहती है। यहाँ y नहीं होगा, सॉरी, यहाँ y को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज हमेशा क्या होगी? सेम होती है, समझ गए। जब भी हम इनका डिफरेंस लेंगे ये वैल्यू हमेशा सेम आएंगी, इसलिए मैंने लिख दिया डाउन स्ट्रीम का बात किया तो डाउन स्ट्रीम मैंने लिख दिया x प्लस वाई। इसके बाद अप स्ट्रीम की बात की तो मैंने अप स्ट्रीम लिख दी। स्टिल वाटर की बात की, स्पीड की, तो मैंने स्पीड स्टिल वाटर की लिख दी, मतलब x की लिख दी। ये क्या होते हैं? आर सेम। सेम का मतलब क्या हुआ? इक्वल रहेंगे। ये इक्वल है, ये क्या है? इक्वल है, जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप लोग को और एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पास में लिख दिया x माइनस ए एक्स माइनस बी जो होगा ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है? इन द सेम रिवर। इन द सेम रिवर का मतलब ये होता है जो हमारी y होगा a के लिए वही स्ट्रीम होगी मेरे पास, y की स्ट्रीम ही होगी मेरे पास b के लिए भी। मतलब कि ये वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये लाइन पढ़ते मैंने ये चीज़ नोट कर लिया अपने माइंड में, ठीक है। नोट कर लिया, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आगे देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है? द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 50% ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी। ठीक है, मैं इसके लिए एक टेबल बना लूं सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप टेबल बनाओ, इधर लिख लो डाउन स्ट्रीम स्पीड, इधर आप लिख लीजिए अप स्ट्रीम स्पीड, यहाँ पास बॉक्स में लिख लीजिए ए और यहाँ पास बॉक्स में लिख लीजिए बी। उसके बाद एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से और यहाँ से कर दीजिए बॉक्स को बंद। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं बात करूं, क्या बोला है? अप स्ट्रीम स्पीड होगी जो बोट ए की वो 50% है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट बी। ठीक है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम में के सेक्शन में आ जाऊं, बोट बी में आ जाऊं, तो मुझे ये पता चल गया ये वाले बॉक्स की बात कर रहा है, ये वाले बॉक्स की वो बात कर रहा है, ठीक है। और ये वाले बॉक्स को किससे कंपेयर किया? अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, बोट ए की अप स्ट्रीम की स्पीड से कंपेयर किया है, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। तो मैं अगर लिखूँ, ये क्या बोला? 50% बोला है। 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। पहले क्या बोला है? अप बोला है तो अप लिख लिया। किससे कंपेयर किया है? डाउन से किया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो मैं क्या बोलूँगा? अप और डाउन का मैं निकाल लूँ रेशियो, मुझे क्या मिलेगा? 1:2 मिलेगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x, ठीक है। ये मैंने यहाँ से करके ऐसे निकाल लिया। अब मैं उसके बाद देखूँ क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, ये वाले बॉक्स को और ये वाले बॉक्स को कंपेयर करेगा। अब कितनी है? 150% है। 150% की परसेंटेज वैल्यू मैं पूछूँ तो 150 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 15/20 आ गया, 15/10 आ गया, मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 होगा। मतलब कि अगर मैं इसको ले लूँ
3y, और तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2y हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ पास देख लेना। क्या बोला है? डाउन स्ट्रीम में बोला है, डाउन स्ट्रीम में बोला है ए का है कितना 150%, 150 अपॉन में 100, 0 से 0 जा कैंसर, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में हो गया। तो मतलब डाउन स्ट्रीम जो होगा 3/2 होगा किसके मुकाबले अप स्ट्रीम के बोट की। यहाँ पास अप स्ट्रीम आ गया, तो ये मैं इसको नीचे भेज दूँ तो डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। मैंने डाउन स्ट्रीम में क्या लिखा 2y, और अप स्ट्रीम में मैंने लिख दिया नहीं, मैंने अप स्ट्रीम में लिखा 2y और मैंने डाउन स्ट्रीम में लिख दिया 3y। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस तरीके से मैंने इनको कंपैरिजन कर लिया। तो जब मैंने इनको कंपैरिजन कर लिया ऐसे, बहुत ईजी है, ये तो पता होगा आप लोगों को। रेशियो प्रोपोर्शन इसलिए हम बेसिक बोलते हैं क्योंकि उसका यूज आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये मुझे पता चल गया। अब मैं इसको आपको प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर कराना चाहता हूँ। अगर मैं आप लोग से बोलूं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम पे फोकस करेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, दोनों की वैल्यू सेम है, सेम है ना। तो मैं ये वाला लाइन लिख सकता हूँ, ये वाला चीज जब भूल जाओ, मैं इतना पार्ट लिख सकता हूँ, सिर्फ इतना पार्ट ध्यान देना, इतना पार्ट मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब डाउन डाउन स्ट्रीम का जो भी होगा वो बराबर होगा मेरे पास अप स्ट्रीम के वैल्यू से, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। मैं अगर बात करूँ तो ये किसका डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको दिखेगा डाउन स्ट्रीम ऑफ ए, डाउन स्ट्रीम ऑफ बी। ये किसका डाउन स्ट्रीम ए का, ये किसका डाउन स्ट्रीम किसका ए का, मैंने माइनस किया डाउन स्ट्रीम से किसके बी से, डाउन स्ट्रीम ए माइनस डाउन स्ट्रीम बी, जो कि इक्वल हुआ किसके अप स्ट्रीम ए के माइनस अप स्ट्रीम बी के। मतलब कि अप स्ट्रीम किसका ए का माइनस अप स्ट्रीम किसका बी का। ये चीज होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये ही चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, इसकी जो वैल्यू आएगी उससे फिर हम निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पास इसको आप लोग कंपैरिजन करके बताऊं तो ये जो डाउन स्ट्रीम है ए का, जो डाउन स्ट्रीम है बी का, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू, मैं इन दोनों के डिफरेंस को कर सकता हूँ क्या? जैसे कि अभी मैंने आप लोग को यहाँ पास बताया कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मैंने क्या किया, बराबर कर दिया ना। वैल्यू भी कितनी है, बराबर आई है। उसी तरीके से मैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर कर दूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं इधर लिखता हूं 3y माइनस का 2x, ये हो जाएगा इक्वल किसके x माइनस 2y के। ठीक है, अब मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो मैं जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं 5y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पास से मैं x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि x अपॉन वाई की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये मेरे पास इसकी आ गई वैल्यू। देखिए समझ में आया इतना चीज आप लोग को। तो जैसे ही मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को मैं ले जाके पुट कर दूंगा टेबल में, और मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू सबकी आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू सबकी आ जाएगी का क्या मतलब है मेरे पास, अब ध्यान से देखिए।
एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ बस मेरे पास क्या आ जाएगा 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पास मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 10, वाई की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पास मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 6, यहाँ पास वाई की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पास वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास आएगी 9। देखिए समझ में आया आप लोगों को? मैंने सबकी वैल्यू वहाँ पास निकाल के लिख दी येलो कलर से। जब मैंने ये चीज़ कर दिया तो मैं अब आप लोग से पूछना चाहूँगा, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ए टू दैट बोट बी। बोट ए और बोट बी का स्टिल वाटर का हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टिल वाटर निकाल सकते हैं क्या? स्टिल वाटर, जैसे ही मैं यहाँ से स्टिल वाटर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अप दिया है डाउन दिया है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, मेरे पास वैल्यू एक की मिलेगी 7 और एक की मिलेगी 8। इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7 और इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 8। तो मेरे पास जो रेशियो आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7:8 का रेशियो। आई होप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? सभी लोगों को चीज़ समझ में आ गई अच्छी तरीके से? तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसका नोट्स बना के लिख लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है और इससे क्वेश्चन आता है तो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, करते नहीं है। इसलिए आप लोग अब सीख गए हो तो आप लोग अब इसको करके कुछ नहीं करना। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ इसको। जब भी इसकी वैल्यू लिखना ना एक्स और वाई के टर्म में ही लिखना, ठीक है? जैसे ही आप इसको एक्स और वाई के टर्म में क्यों लिखना है, क्योंकि हमें तभी इसकी स्ट्रीम की वैल्यू पता चल पाएगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। इसलिए हम इसको हमेशा एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं, एक वेरिएबल लेके ही हमें चलना पड़ेगा। एक्स और वाई मान के ही लिखना है इसको, कि ताकि आप लास्ट में जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो तो आपको इसकी प्रॉपर रियल वैल्यू मिल जाए। ठीक? चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी are 23 kilometer per hour and 32 kilometer per hour respectively. They started from the same point simultaneously and A moved downstream and B moved upstream. Find the distance between them after 4 hours. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, मैं बताऊं, ये दोनों को ऐड कर दो और ये दोनों को जैसे ही ऐड कर दो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। ये दोनों को, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ब्लर हो गया, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को आपको क्या करना है, एक बार ऐड कर देना है। ऐड करते मल्टीप्लाई बाई 4 करो और जैसे ही आप इतना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 228। पर इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में। वो इसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड की कंसेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में कैसे लगती है। अप स्ट्रीम में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे होगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे होगा, अगर दोनों लोग एक ही पॉइंट पे खड़े हैं और एक ही पॉइंट से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे होगा, अगर ये मान लो बोट है, ये डाउन स्ट्रीम में आ रही है और ये वाली बोट अप स्ट्रीम में आ रही है तो दोनों को रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या होगा। पहला चीज, ये दोनों सेम पॉइंट पे हैं, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है तो इनमें क्या लगेगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अगर ये दोनों सेम जगह पे खड़े हैं और ऐसे 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 साथ में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या लगेगा। अगर ये दोनों इस साइड ऐसे खड़े हैं और इस साइड से ऐसे 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 आ रहे हैं तो क्या कंसेप्ट लगेगा। अगर ये दोनों ऐसे हैं और यहाँ पर से अप स्ट्रीम जा रही है तो क्या कंसेप्ट लगेगा। ये दोनों अगर ऐसे हैं और यहाँ पास से डाउन स्ट्रीम की जा रही है वैल्यू
तो ये क्या कैसा लगेगा? तो ये सारे कुछ-कुछ केसेस होते हैं, तो इन केस को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, क्योंकि आज की क्लास का टाइम लगभग हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक का इंट्रो दे दूँगा, उसका कांसेप्ट बता दूँगा, उसके बेस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी के लिए आप इतना क्वेश्चन्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और गाइस अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें, प्लीज़। Okay guys, thank you for watching this video. Thanks for your support.